Hi guys, welcome to Near Peer. This module is designed to answer the basic questions जो ज़्यादातर लोगों के होते हैं CSS की तैयारी के दौरान, CSS preparation के दौरान, and especially for those students who are also enrolled at Near Peer and they require a very comprehensive analysis of how they should go about maximizing and optimizing देयर प्रेपरेशन और अपना जो वक्त है पूरा जो उन्होंने CSS की तैयारी में गुजारना है उसको किस तरीके से वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस अपने टाइम के साथ. सो माई नेम इज़ अब्रार अहमद and I am the instructor at Near Peer. I have numerous courses available at Near Peer. I teach English essay, political science, gender studies, and constitutional law. So this entire module is designed in a way to answer the most commonly and frequently asked questions जो हमसे पूछे जाते हैं. और इसमें सबसे पहला जो है वो बेसिक से रिलेटेड है CSS की कि CSS क्या है, आइडिया ऑफ CSS कहाँ से आया, why is it called CSS, what are the different occupational groups in CSS. कि obviously you're giving this exam तो आपके जहन में ये तो होगा ना, you would want to land in a particular field in a particular career. तो वो कौन कौन से career options available हैं occupational groups की शक्ल में. कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो CSS का होता है इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कंपलसरी कौन से कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कौन से कोर्सेज हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है इन डेप्थ रिटन एग्ज़ाम के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जो इवेंचुअली एलोकेशन होती है वो किस बेसिस पे होती है, वो जो कोटा है उसका फार्मूला क्या है, और टाइमलाइन क्या है, कब रिटन एग्ज़ाम होता है, कब इंटरव्यू होता है, कब एलोकेशन होती है, कब ट्रेनिंग. सो ऑल द बेसिक थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर स्टेप बाय स्टेप. सो CSS या सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स क्या हैं. तो पाकिस्तान जो है लाइक एवरी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, द स्टेट हैज़ 3 पिलर्स एज वी ऑल नोन. द फर्स्ट इज़ द लेजिस्लेचर जो आपकी मुकन्ना है, जो कानून साजी करती है, विच इज़ द पार्लियामेंट. इफ़ यू वांट टू गो देयर देन यू हैव टू compete in elections and win elections. एक आपका इदारा इसी तरह है जुडिशरी जो आपकी अदलिया है, उसके लिए भी अगर आप अदलिया में जाना चाहते हैं तो यहाँ आप जुडिशरी के इम्तिहान देते हैं या आप वकील बनते हैं, इवेंचुअली जुडिशल कमीशन के थ्रू आप बेंच में जो है प्रमोट होते हैं. सो तीसरा जो इदारा है या जो तीसरा जो पिलर है स्टेट का वो होता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो है वो आपकी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग दोज लॉज. सो वाइल लेजिस्लेचर मेक्स लॉज इन द पार्लियामेंट, जुडिशरी इंटरप्रेट्स दोज लॉज एंड गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. द एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. इसके अंदर भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर भी. वन इज़ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जिसको हम टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपकी कैबिनेट की शक्ल में होती है एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, क्योंकि हम एक पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है. पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो कैबिनेट होती है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है, दैट्स पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. सो इन फेडरेशन दैट्स प्राइम मिनिस्टर एंड इस कैबिनेट, इन प्रोविंसेस इट्स चीफ मिनिस्टर एंड इस कैबिनेट. मगर इनके नीचे एक कंप्लीट ऑटोनमस तो नहीं कहना चाहिए बट एक पूरी ब्रॉड स्टेट मशीनरी है, पूरी रियासत की मशीनरी, स्टेट अपरेटस ऑपरेट कर रहा है जो कि जिसको नॉन पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. ये नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव पूरे इदारे रियासत के, स्टेट के पूरे डिपार्टमेंट्स फुलफ़िल कर रही होती है. ये नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में फ़ौज भी आती है और इसमें बाकी दीगर जितने इदारे हैं, आपके पुलिस, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके FPR एंड डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट बैंक वगैरह, तो वो सारे इदारे इसके अंदर आते हैं. तो ये जो आपका कंपेटिटिव एग्ज़ाम है जो आप CSS का देते हो, दैट इज़ बेसिकली अ राउट टू वन ऑफ द राउट्स टू द इंडक्शन ऑफ दिस नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट रन्स द मशीनरी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. So CSS is the permanent bureaucratic authority and is responsible for running the civilian bureaucratic operations, public administration, government secretariats and directorates and public authorities of the government of Pakistan in both federation and provinces. The idea of civil service obviously comes from the colonial period, from the British Empire. HSN कमीशन के बाद इंडियन सिविल सर्विस को फॉर्मुलेट किया गया और इंडियन सिविल सर्विस के बाद जब 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की तो दैट वाज रीब्रांडेड एज पाकिस्तान सिविल सर्विस. और उसके बाद जो मेजर रिफॉर्म 1973 के अंदर हुई और उसके बाद इसको ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया.
अब अगला सवाल ये कि सी एस एस होता क्या है, उसको सी एस एस कहते क्यों हैं? सी एस एस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज. Even though there is no mention of the word central superior services in the constitution और civil service के अंदर इस तरीके से central superior services का नाम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ करती है और चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बेसिकली एग्ज़ाम का नाम वो चूज़ कर सकते हैं. तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो अपना एडवर्टाइज़ करती है एग्ज़ाम हर साल, उसमें उसके अंदर वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन ब्रैकेट्स में अक्सर फिर CSS लिखा होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, विच इज़ द टर्म दैट हैज़ सर्वाइव्ड रिफॉर्म्स एवर सिंस कॉलोनियल डेज. तो ये कॉलोनियल एरा के टाइम पे सेंट्रल का भी कॉन्सेप्ट था और सुपीरियर का भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन दिस नो लॉन्गर रेलिवेंट बट द नेम हैज़ कंटिन्यूड. ठीक है, एंड इट्स अ लेगेसी ऑफ द पास्ट. 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लासेस ऑफ सिविल सर्वेंट्स मौजूद थी, तो फिर सुपीरियर सिविल सर्वेंट्स मौजूद थे कि आप कहते थे कि क्लास ए के सिविल सर्वेंट्स हैं जिसके अंदर CSPs होते थे, सेंट्रल सुपीरियर सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, लेकिन 1973 में ये चीज़ अबॉलिश हो गई, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट हो गया और सारे बेसिक पे स्केल्स पे आ गए. तो तब ये सुपीरियर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इन स्पिरिट ख़त्म हो गया, लेकिन इन लेटर रह गया, इन द सेंस के नाम जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ. These are some of the basic things I think you should know if you're opting for the exam. What are the optional occupational groups in the competitive examination or CSS exam? तो 12 आपके पास occupational groups हैं. Pakistan Administrative Service PAS, which is formerly known as DMG, District Management Groups, which was even before that known as CSP, Civil Servants of Pakistan. By the way, Civil Servants of Pakistan CSP की टर्म हर उस बंदे के लिए यूज़ की जाती है जो कि CSS क्वालिफाई करके एलोकेट होता है, but that is a misnomer. CSPs don't exist टेक्निकली नाउ. CSPs 1973 की रिफॉर्म के बाद एबॉलिश हो चुका है कार्डर. CSP का जो कार्डर था सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप DMG में कन्वर्ट कर दिया गया और DMG का नाम अब चेंज होकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस PAS है इसका नाम. तो विच इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ दिस इन इंडिया इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. वो पहले CSP का कार्डर था, वो फिर IAS बना और हमारे यहाँ ये PAS है. सो इट्स अ कॉमन नाम है जो कि चला आ रहा है, पास्ट की लेगेसी है अगेन, but not relevant today. Then the other group is Police Service of Pakistan, PSP, then Foreign Service of Pakistan, FSP, then Pakistan Customs Service, Military Lands and Cantonment Group, Inland Revenue Service. These two basically, Pakistan Customs Service and Inland Revenue Service, are part of FBR, Federal Board of Revenue. Then Office Management OMG, which is responsible for running the provincial and federal secretariats. Pakistan Audit and Account Services, Commerce and Trade Group, Railways, Commercial and Transport Group, Information Group and Postal Groups. तो ये 12 ग्रुप्स हैं जिनकी बेसिस पे आपके मेरिट की बेसिस पे और आपकी प्रेफरेंस की बेसिस पे आपकी एलोकेशन इवेंचुअली होती है. अब क्या कंपोनेंट्स हैं CSS के? तो 2 कंपोनेंट्स हैं इस एग्ज़ाम के. इस इम्तिहान में एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और एक इंटरव्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा. रिटन के अंदर आपके 6 कंपलसरी कोर्सेज होंगे और 6 ऑप्शनल आपने अपनी मर्ज़ी से उठाने हैं. तो 600 मार्क्स के कंपलसरी, 100 मार्क्स ईच कोर्स, और 600 नंबर का आपका ऑप्शनल, 100 मार्क्स का हर पेपर, 1200 नंबर आपके रिटन के होंगे. इंटरव्यू के अंदर फिर मज़ीद उस फेज़ के अंदर अगर आप रिटन पास करते हैं, ओनली देन यू गो टू द नेक्स्ट फेज़. इफ़ यू डोंट पास द रिटन एग्ज़ाम तो फिर आप वहीं पर स्टॉप लग जाता है आपका. बट इफ़ यू पास द रिटन देन यू गो टू द नेक्स्ट फेज़. उस फेज़ में सबसे पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है. मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज दीज आर मोर प्रोसीजरल, the most important component of this process is the panel interview, the actual interview with the Federal Public Service Commission के members के साथ और चेयरमैन के साथ जो आपका इंटरव्यू होता है फाइनल. और ये these वैसे तो इस सारी एक्टिविटी के लिए 300 नंबर होते हैं, मगर प्राइमरीली दैट मार्क्स कम फ्रॉम हाउ यू परफॉर्म इन योर फाइनल पैनल इंटरव्यू. ठीक है, सो सिंस दैट इज़ नॉट द प्राइमरी डिस्कशन का, तो हम ज़्यादातर फोकस रिटन एग्ज़ाम पे ही करेंगे अभी डिस्कशन. अब वो जो पहला फेज़ है रिटन का, जिसके लिए आप नियर पीरियड पे तैयारी भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, तो उसके अंदर कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. सो 2016 में चेंज किया गया था सिलेबस और उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई थी. और उसके बाद से जो अब करंटली फंक्शनल सिलेबस है जो आपने यूज़ करना है, उसकी लिस्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. आपके पास एक इंग्लिश ऐसे का एग्ज़ाम होता है, एक प्रेसी और कंपोजिशन का होता है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़. और जो नॉन मुस्लिम्स है दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन. सारे सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर
हर सब्जेक्ट में आपको जो 100 में से एटलीस्ट 40 मार्क्स लेने हैं टू पास दैट एग्ज़ाम, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जनरल नॉलेज के कोर्सेज। जनरल नॉलेज के कोर्सेज हम क्यूमुलेटिवली कहते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स, इनको हम क्यूमुलेटिवली जनरल नॉलेज कहते हैं। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपने इंडिविजुअली 40 नहीं लेने ज़रूरी। अगर आप ओवरऑल क्यूमुलेटिवली 120 ले लेते हैं इन 300 में से तो आप पास कर जाएंगे। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने जनरल साइंस में 60 नंबर ले लिए, करंट अफेयर्स में आपने 60 नंबर ले लिए, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स में आपका 0 भी आएगा तो आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका क्यूमुलेटिव 120 बनता है। इसी तरह इस्लामियात में आपको 40 मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। तो ये है आपके कंपलसरी कोर्सेज। नाउ ऑप्शनल कोर्सेज के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। उनमें सबसे पहला ग्रुप है जिसके अंदर ये 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं, 5 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, IR। 200 मार्क्स के सब्जेक्ट में भी क्यूमुलेटिवली आपको 66 चाहिए इन 200। सो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 में 66 आ गए और पेपर 2 में 0 आया, आप तब भी पास कर जाएंगे। तो इसमें क्यूमुलेटिवली 66 चाहिए आपको 200 में से पास होने के लिए। जो ग्रुप 2 है उसके अंदर अगर तो आपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री लिया है उसमें भी आपको 66 चाहिए 200 में से, इनमें से अगर आपने कोई एक टॉप किया है। बाकी कोर्सेज में ये लिमिटेशन है कि सिर्फ ग्रुप 2 के लिए कि आप इनमें एक सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। सो इफ़ यू पिकिंग अप्लाइड मैथ्स तो आपको साथ या प्योर मैथ्स लेना पड़ेगा या स्टेटिस्टिक्स या जियोलॉजी। इस ग्रुप में आपने 200 नंबर पूरा करना है। अगर जियोलॉजी लिया है तो साथ या स्टेटिस्टिक्स लेना पड़ेगा या प्योर मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। लेकिन उनमें इंडिविजुअली आपको 33 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। इन दोनों में अगेन 66 आउट ऑफ 200, मगर इनमें से लेंगे आप 2 सब्जेक्ट्स, ये आपको के ऊपर मैंडेटरी है, मगर इंडिविजुअली 33 आउट ऑफ 100 दोनों में चाहिए पास करने के लिए। और आप मैक्सिमम बाकी सब्जेक्ट्स में से आप सिर्फ एक ही कोर्स उठा सकते हैं। इसमें भी आप मैक्सिमम सिर्फ एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। इसमें अगर आप 200 नंबर का उठा रहे हैं तो सिर्फ एक उठाएंगे, अगर 100 का उठा रहे हैं तो 2 उठाएंगे, बाकी आगे जितने उनमें आप एक ग्रुप में से सिर्फ एक ही उठा सकते हैं। सो पब्लिक एड, बिजनेस एड, गवर्नेंस एंड प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ये ग्रुप 3 में से है। इसी तरह आगे फिर हिस्ट्रीज़ वाला ग्रुप है, इंडो पाक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ USA। इसमें भी इंडिविजुअली ऑप्शनल्स में बार ज़रा लो होता है, तो 100 में से 33 नंबर चाहिए आपको पास करने के लिए, एज अपोज टू कंपलसरी जहाँ 40 चाहिए होते हैं आपको। फिर दिस ग्रुप comprises of gender studies, environmental science, agriculture and forestry, botany, zoology, English literature and Urdu literature. Then there's this group for law. First subject is law, then constitutional law, international law, Muslim law and jurisprudence, mercantile law, criminology and philosophy. इनमें आपको 33 out of 100 चाहिए पास करने के लिए। And the final group में भी जर्नलिज्म एंड मास कॉम, साइकोलॉजी, जोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक, फिर लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो ये बेसिकली आपको इनमें से भी आपको 33 आउट ऑफ 100 चाहिए। जो भी सब्जेक्ट्स 200 नंबर के हैं उनके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, एंड ईच विल हैव 100 मार्क्स ईच। 20 नंबर के MCQs तकरीबन हर सब्जेक्ट में आते हैं एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश ऐसे, वरना बाकी सब में 20 नंबर के MCQs आते हैं और 80 नंबर का आपका बाकी पेपर होता है। अब क्या पासिंग क्राइटेरिया है इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कशन फॉर यू टू पास द रिटन एग्ज़ाम, नॉट गेट एलोकेटेड, ओनली पास। बेसिक पासिंग क्राइटेरिया जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने हर कंपलसरी सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स लेने हैं। अगर एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में भी आपके 40 मार्क्स से कम है कंपलसरी में, तो देन यू विल फेल। दिस मीन्स इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी और इस्लामियात, नॉट GK। तो ऐसे, प्रेसी और इस्लामिक स्टडीज़ में एंड कंपैरेटिव रिलीजन अगर आपने वो ऑप्ट किया तो आपको एटलीस्ट 40 चाहिए। और जो जनरल नॉलेज के कोर्सेज़ हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उसमें आपने एटलीस्ट 120 क्यूमुलेटिव लेना है फ्रॉम 300। जो आपके बाकी ऑप्शनल कोर्सेज़ हैं उनमें जो 200 नंबर का ऑप्शनल का कोर्स है उसमें आपने क्यूमुलेटिव 66 लेना है एटलीस्ट आउट ऑफ 200। और जो बाकी 100 मार्क्स के ऑप्शनल हैं उसमें आपने एटलीस्ट 33 लेने हैं आउट ऑफ 100। और इस सब के बावजूद आपका जो एग्रीगेट है वो एटलीस्ट 600 होना चाहिए 1200 में से। अगर आप अपने सिर्फ लोएस्ट मिनिमम मार्क्स को ऐड करें तो आपका 600 रीच नहीं होगा। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 40 by 3, add this with 120 and add this with 66 and add this with 33 into 4,
तो आपका इक्वल आई थिंक 600 नहीं बनता, विच मीन्स कि किसी सब्जेक्ट में सब में बेसिक बेयर मिनिमम मार्क्स के साथ साथ कुछ सब्जेक्ट में इतने ज़्यादा होने चाहिए कि एटलीस्ट आप टोटल मार्क्स का थ्रेशोल्ड 600 से क्रॉस कर जाओ। अगर इनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता, किसी एक भी जगह आप फॉल्टर करते हैं, तो देन यू विल नॉट पास द रिटन एग्जाम एंड आपकी अटेम्प्ट वेस्ट हो गई और आपको दोबारा अब एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा इफ़ यू विश टू कंटिन्यू। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो इसके अंदर पूरे होने चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज यू हैव टू अप्लाई द एंड गेट एंड नॉट और गेट। Also, a point to remember that passing written exam and even interview does not necessarily mean कि आपकी एलोकेशन हो जाएगी। कुछ लोग इंटरव्यू भी रिटन पास करते हैं, इंटरव्यू भी पास करते हैं, लेकिन वो मेरिट में नीचे होते हैं तो उनकी एलोकेशन फिर नहीं हो पाती, क्योंकि वो किसी वेकेंट सीट पे पहुंच नहीं पाते, किसी वेकेंट सीट के अगेंस्ट उनका मेरिट नहीं बन पाता। अब वो क्या, किस बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो स्कीम क्या है जिसकी बेसिस पर कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हर साल एफपीएससी खुद डिटरमिन करती है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो लिख के भेजती है एफपीएससी को कि ये सीट्स अवेलेबल हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन इज़ द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन इन द कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेशली फॉर द ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रुप APUG, बट ऑल्सो फॉर जनरली फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो वो हर साल डिटर्मिन करते हैं कि इस साल इतनी ज़रूरत है, हमें इतनी सीटों पे ज़रूरत है, इस डिपार्टमेंट में पैस में हमें इतनी सीट्स चाहिए, पुलिस में हमें इतनी सीट्स हैं। वो अपनी सीट्स पर एफपीएससी को बताते हैं। एफपीएससी फिर ये फार्मूला यूज़ करके डिवाइड करती हैं। सो मेरिट पे आपको 7.5% सीट्स हैं, पंजाब का कोटा 50% है, सिंध रूरल का कोटा 11.4% है, सिंध अर्बन का कोटा 7.6% है, खैबर पख्तूनख्वा का कोटा 11.5% है, बलूचिस्तान का कोटा 6% है, और गिलगित बल्तिस्तान और फाटा का 4% एंड देन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का 2% कोटा है। अगर हम पाई चार्ट बनाएं, ये थोड़ा राउंड ऑफ हुआ है। सो पंजाब हैज़ ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट शेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, देन सिंध रूरल हैज़ एंड KPK हैज़ अ ग्रेटर शेयर, देन सिंध अर्बन हैज़ लोअर शेयर, देन बलूचिस्तान, देन GB फाटा एंड देन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो ये प्रोविंशियल कोटा मैंने आपको अभी बताया, लेकिन इस प्रोविंशियल कोटा के अंदर भी फिर डिवीज़न है। देयर इज़ अ कोटा विद इन द कोटा। सो मेरिट के अंदर तो आपने वो उसके ऊपर तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जो टॉप आपकी मेरिट की 7.5% होती हैं, विच यूजुअली आर 3 और 4 सीट्स टोटल जो मेरिट पे होती हैं, तो वो जो टॉप आपके 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो तो मेरिट वाली सीट पे आ जाते हैं। इट डजेंट मैटर वेयर देर फ्राम, वेदर देर फ्राम सिंध, वेदर देर फ्राम पंजाब, वेदर देर फ्राम GB, वेदर देर फ्राम बलूचिस्तान। तो वो अपने प्रोविंस की सीट नहीं खाते, वो अपने प्रोविंस की सीट पे नहीं एलोकेट होते, वो ऑल पाकिस्तान मेरिट नंबर की सीट पे होते हैं। देन जो बाकी प्रोविंशियल कोटाज़ हैं उसके अंदर फिर 3 तरह के हैं, ओपन मेरिट, वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। सो देयर इज़ अ डिफरेंट कोटा फॉर विद इन द कोटा फॉर दीज। सो वो कोटा क्या है? ओपन मेरिट के लिए 65%, वुमेन के लिए 10% और माइनॉरिटीज़ के लिए 5% तमाम के अंदर। सो जो 50% शेयर बनेगा पंजाब का, उस 50% के अंदर विद इन दैट 50% ऑफ द शेयर विच लेट्स से कि ये पंजाब का शेयर जो बना है, टोटल सीट्स आई हैं लेट्स से 200, इस साल अवेलेबल हैं 200 सीट्स। तो पंजाब की टोटल सीट्स हो गई 100। उन 100 सीट्स में से 10% शेयर वुमेन का है, तो 10 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, ठीक है, एंड देन 5 सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़। और जो बाकी की 65 सीट्स हैं उस पर वो ओपन मेरिट होगा। तो कुछ ख़वातीन इनमें से ऐसी भी होंगी ऑब्वियसली जो इन 10 सीटों में नहीं, वो बल्कि वो ओपन मेरिट वाली सीट पे आउट कम्पीट करेंगी और वो वाली सीट लेंगी विद इन द प्रोविंशियल कोटा, वो ओपन मेरिट वाली सीट अवेल करेंगी, वुमेन सीट अवेल नहीं होगी उनकी। और कुछ माइनॉरिटीज़ होंगे जो ओपन मेरिट वाले करेंगे, बट नॉन द लेस ये रिजर्व फॉर वुमेन एंड this is for minorities as well. So based on this you can see that the most competition that is out there in terms of allocation is in Punjab, and especially if you're a boy, तो जो पंजाबी मर्द हैं उनका चूँकि प्रिविलेज भी सबसे ज़्यादा होता है, उनको रिसोर्सेज भी सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उनको आसानियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनका कंपटीशन भी ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा है। द रैशनल बिहाइंड द कोटा इटसेल्फ इज़ दिस कि आप एक्विटी कंसिडरेशंस की जाएं कि बिकॉज बलूचिस्तान या सिंध या बहुत ज़्यादा दूसरे एरियाज़ में उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, एजुकेशन की प्रोविज़न कम है कंपैरेटिवली पंजाब की निस्बत, सो दैट इज़ वाई टू ब्रिंग देम ऑन इक्वल फ्रंट। तो एक्विटी के लिए, बराबरी के लिए
कोटा दिया जाता है. इसी तरह विद इन ईच प्रोविंस वी नो दैट women generally tend to be more marginalized than men. They're given less exposure, systematically marginalized from public spaces. Education तो हमें ख़वातीन को की पार्टिसिपेशन को इन्हांस करने के लिए रियासती पॉलिसी दुनिया भर में ये फॉलो की जाती है कोटे की इस तरीके से. सो विच इज़ ओनली फेयर. कंपेरेटिव एग्जामिनेशन CSS 2018 का मैं आपको स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ड ऑन द डिस्कशन दैट वीव हैड. यू कैन सी के ऑल पाकिस्तान 7.5% मेरिट है, उसमें ऑल पाकिस्तान मेरिट है. सो टोटल वैकेंसीज़ के हिसाब से यू कैन पॉज दिस स्लाइड, लुक एट दिस. आप में से कुछ लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हों इसको डिटर्मिन करने में, बट आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि 2018 में जब सीट्स अनाउंस हुई थी तो क्या हिसाब किताब था. ऑल पाकिस्तान की 18 सीट्स थी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर. ऑर्टन अकाउंट्स में 2 थी, CTG में 2 थी, PCS में 1 थी, PAS में 3 थी, FSP में 1 थी, IRS में 2 थी, बाकी इसमें 1, इसमें 5, PSP में 1. इसी तरह पंजाब की ओपन मेरिट की सीट्स जो हैं वो ऑर्टन अकाउंट में 9 हैं, PSP की 7 हैं, OMG की 28 हैं, PAS की 15 हैं. वेमेन की PAS के अंदर 2 सीट्स थी, IRS की 2 थी, OMG की 3 थी. माइनॉरिटीज़ की PAS के अंदर 1 सीट थी, OMG के अंदर 2 थी. सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ दे डू. दे पूरी कैलकुलेशन होती है इसकी बेसिस पे. और उस साल टोटल वैकेंसीज ओपन मेरिट कोटा की 319 बनी थी, विमेन कोटा की टोटल 65 बनी थी, माइनॉरिटी की 82 और टोटल वैकेंसीज 466 बनी थी. मगर सारे लोग क्वालिफाई ही नहीं किए थे बहुत ज़्यादा इन सीट्स के लिए, तो कुछ सीट्स वैकेंट होती हैं वो फिर इसीलिए कैरी ओवर कर जाती हैं. बट दीज आर लॉट्स ऑफ टेक्निकल डिटेल्स यू माइट नॉट वांट टू नो एट दिस पॉइंट. फिर टाइमलाइन क्या है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे करता हूँ कि लेट से आप 2020 में अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है. लेट से दिस इज़ 2020, दिस इज़ सितंबर 2020. तो आपको टाइमलाइन का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए. सो नवंबर के अंदर अमूमी तौर पे एप्लीकेशंस ओपन होती हैं अगले साल CSS एग्ज़ाम के लिए. तो अगर आप 2020 में बैठे हैं तो 2020 को नवंबर में आपने एप्लीकेशंस ओपन हुई और आपने अपनी एप्लीकेशन CSS के लिए FPSC में सबमिट करवा दी. फिर 2021 नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपने एग्ज़ाम दिया. रिटन एग्ज़ाम होता है फरवरी में, अक्सर इट इज़ ऑन 14 फरवरी विच इज़ वेरी पोएटिक ऑफ FPSC. तो 14 फरवरी 15 फरवरी के गिर्द आपका रिटन एग्ज़ाम होता है हर साल. फिर उसी साल सितंबर अक्टूबर में आफ्टर अ गैप ऑफ 4-5 मंथ्स, कभी कभार सितंबर में कभी कभार अक्टूबर में आपका रिटन रिज़ल्ट आता है. जो फेल हो जाते हैं वो ऑब्वियसली दे प्रिपेयर अगेन और दे इफ़ दे वांट टू अपीयर अगेन. बट दोज़ हु कांट क्वालिफाई, दोज़ हु क्वालिफाई जो पास कर जाते हैं वो फिर अगले फ़ेज़ में चले जाते हैं. इन देयर नेक्स्ट फेज़ इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. इंटरव्यू प्रोसेस से मुराद मैं ये मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू, क्योंकि वो फेजेस के अंदर होता है इटसेल्फ, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मगर मतलब वो इंटरव्यू का जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था होता है, वो स्टार्ट हो जाता है अराउंड नवंबर. फिर वो नवंबर, दिसंबर और अगले साल 2022 आ जाएगा. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ऑलमोस्ट वो चलता रहता है. अप्रैल में कहीं जाकर इंटरव्यू प्रोसेस ख़त्म होता है और उस साल फिर फाइनली जून में जाके आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट और फाइनल एलोकेशन, अगर इफ़ यू गेट एलोकेटेड तो वो आपकी एलोकेशन आती है. और तकरीबन अक्टूबर में जाकर इन अक्टूबर सिविल सर्विस एकेडमी CSA के अंदर आपकी CTP स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज़ जनरली द होल स्कीम. रिटन एग्ज़ाम देने से फाइनल एलोकेशन तक अमूमी तौर पे 1 साल 3 महीने 4 महीने 5 महीने रफली 1.5 साल आपका जो है वो लग जाता है. सो फरवरी में एग्ज़ाम देने तक से लेकर फाइनल रिज़ल्ट आने तक 1.5 साल लग जाता है. एक साल 3 महीने लग जाते हैं, 4 महीने. और आपकी CSS स्टार्ट होने तक आप समझें 1 साल 6 महीने 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं. सो यू शुड ऑल्सो हैव दीज थिंग्स इन माइंड. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दीज क्वेश्चंस एज वेल. सो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की डिफरेंट आइडियाज़ के CSS क्या है, इसका आइडिया कहाँ से आया, वाई इज़ इट कॉल्ड CSS, ऑक्यूपेशनल डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन से हैं, डिफरेंट कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कोटा की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स क्या है और टाइमलाइन क्या है CSS के एग्जाम्स की. आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू गाइज. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइज वॉच द अदर लेक्चर्स इन दिस मॉड्यूल टू फर्दर inform yourself regarding different parts, different components of the CSS preparation. Thank you.